तो भाइयों अभी अभी यूएफसी कतर इवेंट खत्म हुआ है और इसके अंदर अरमान सारूकियन ने एक बहुत डोमिनेंट विक्ट्री ली है डैन हुकर के ऊपर। साथ ही साथ इयन गैरी ने यहाँ पर बिलाल मोहम्मद को हरा दिया है और इस्लाम महाचेव को कॉल आउट करा है। तो इस पूरे इवेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बैक स्टेज में इयन गैरी और हामजा चिमाएव के बीच में भी एक ऑल्टरकेशन हुआ है, उसके बारे में भी आप सबको बताऊंगा। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों यूएफसी कतर इवेंट मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फाइट नाइट इवेंट्स था। डेफिनेटली पेपर व्यू वाली वाइब्स आई, इतना जो सेटअप था, एरिना इतना बड़ा था और इसके अंदर जो फाइट्स निकल के आई, इतने सारे फिनिशेस, इतने सारे शॉकिंग रिजल्ट्स निकल के आए जो फाइटर्स एक्सपेक्टेड थे कि ये जीतेंगे। बड़ी बड़ी हाइप ट्रेन्स यहाँ पे ड्रिल हुई। अब दागिस्तानी फाइटर्स के लिए कहा जा रहा है कि ये इवेंट अच्छा नहीं गया क्योंकि 3 दागिस्तानी फाइटर्स बैक टू बैक यूएफसी कतर के अंदर हारे। साथ ही साथ टीम हबीब के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर और बहुत क्लोज मेंबर टागिर उलनबेकोव को यहाँ पर लॉस लेना पड़ा और ये कोई ऐसा वैसा लॉस नहीं था, एक बहुत डोमिनेशन वाला लॉस था यहाँ पर जापानीज फाइटर होरिगुची के अगेंस्ट, जो कि इतने सालों बाद यूएफसी में आके एक टॉप के दागिस्तानी फाइटर को हरा देता है। टागिर उलनबेकोव ने एक बहुत खराब परफॉर्मेंस दिखाई है यूएफसी कतर इवेंट के अंदर। अब भाइयों ऐसा कहा जा रहा था कि टागिर उलनबेकोव को वेट कट इश्यूज थे और बहुत सारे वेट कट करने से पहले यहाँ पर उसको हॉस्पिटलाइज भी किया गया था। तो वंस अगेन भाइयों अगर इश्यूज थे तो फाइट से पुल आउट कर लेना चाहिए था। फाइट में जाने के बाद ये सारी चीजें नहीं बोली जा सकती है और टागिर का परफॉर्मेंस बहुत खराब था। इवन इस्लाम उनके कॉर्नर में थे, हबीब के साथ उनकी कोचिंग चलती है, बट ऐसा परफॉर्मेंस, फाइट फिनिश भी नहीं करी और फाइट के अंदर बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा खराब था। भाई ये चीज तो अब कहीं ना कहीं प्रूव होती है और ये चीज मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि इस्लाम और हबीब एक नेक्स्ट लेवल टैलेंट है। दागिस्तानी फाइटर्स में भी, टीम हबीब के अंदर भी इस्लाम और हबीब का लेवल कुछ अलग ही है। बाकी दागिस्तानी फाइटर्स भी अच्छे हैं, कुछ अलग टीयर्स हैं, लेकिन इस्लाम और हबीब एक अलग टीयर के फाइटर्स हैं। इसलिए भाइयों हम सारे दागिस्तानी फाइटर्स से सेम डोमिनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जो इस्लाम और हबीब यहाँ पर ऑक्टागन के अंदर लेके आते थे। फिर भाइयों यहाँ पे प्रीलिम्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट थी, इलिया टोपुरिया के बिग ब्रदर अलेजांद्रे टोपुरिया की यहाँ पर फाइट थी और उन्होंने भी अपनी फाइट यहाँ पे डोमिनेशन के साथ एक डिसीजन विक्ट्री जीती है। बेस्कद अलकमान के साथ उनकी फाइट थी और एक बहुत तगड़ा अपोनेंट आप मान सकते हो। इवन दो बेस्कद अलकमान बहुत हाईली रैंक्ड नहीं है, बट एक बहुत खतरनाक फाइटर है, यहाँ पर कजाक का फाइटर है, वो बहुत खतरनाक फाइटर था। फर्स्ट राउंड के अंदर उसने टोपुरिया को काफी प्रॉब्लम्स दी स्ट्राइकिंग के अंदर। अलेजांड्रे टोपुरिया का मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, उसके पास पेशेंस है, उसके पास पावर है, फाइट आईक्यू इतना क्रेजी है उसका और जो गेम प्लान के साथ वो आया वो इतनी इजीली तरीके से वो एग्जीक्यूट करता है। इवन सामने से अच्छा परफॉर्मेंस था, स्टेप बाय स्टेप उसने अलकमान को ब्रेक डाउन करा और डोमिनेशन दिखाया उसका। इलिया टोपुरिया जैसा ही फाइटिंग स्टाइल है, थोड़ा ज्यादा पेशेंस है वो उसके पास इलिया टोपुरिया जैसा, इसलिए फिनिश यहाँ पर नहीं निकल के आ पाया। भाई बहुत सारे लोग इस फाइट के अंदर बोल रहे थे कि वो फिनिश नहीं कर पाया, फिनिशिंग एबिलिटीज नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है अलकमान जो सामने से जो थ्रेट लेके आ रहा था नॉकआउट वाला, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट था, उस पर वो रिस्क नहीं कर सकता था अलेजांड्रे टोपुरिया और उसने एक बहुत अच्छा गेम प्लान दिखाया, स्मार्ट फाइट लड़ी। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं यहाँ पर अलेजांड्रे की यहाँ पर परफॉर्मेंस के साथ और मुझे लगता है कि बैंटम वेट डिवीजन में यहाँ पर एक बहुत कड़ी टक्कर दे सकता है ये सारे कंटेंडर्स को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि उमर नूरमागोमेडोव और अलेजांड्रे टोपुरिया की फाइट करानी चाहिए, हबीब के कजन की और इलिया टोपुरिया के बिग ब्रदर की फाइट होनी चाहिए। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फाइट है, ये एक अच्छी फाइट बन सकती है। अगर अलेजांड्रे टोपुरिया एक और विक्ट्री ले लेता है तो उमर नूरमागोमेडोव एक पोटेंशियल कंटेंडर बन सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी। फिर भाई मेन कार्ड के अंदर एक और बहुत बड़ी हाइप ट्रेन डिरेल हुई, यहाँ पे शमील गाजियव को नॉकआउट कर दिया वाल्डो कॉर्टेज ने और एक बहुत तगड़ा नॉकआउट निकाला। अब शमील गाजियव की बहुत ज्यादा हाइप थी, लोग तो इसको जॉन जोन्स से भी कंपेयर कर रहे थे, जॉन जोन्स के कमेंट्स में जाके लिख रहे थे शमील गाजियव इज कमिंग और काफी अच्छी नॉकआउट्स वगैरह भी दिखा रहा था, बट इस फाइट के अंदर मुझे गाजियव की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी हाई लेवल नहीं निकली। हाँ हैवीवेट बहुत प्रोन होता है, एक शॉट पड़ गया आपका नॉकआउट निकल सकता है, बट आप खुद को थोड़ा बहुत भी तो प्रोटेक्ट करोगे, थोड़ा डिफेंसिव मैन्यूवर्स भी रखने चाहिए। इतना ज्यादा ओवर कमिट करना और ऐसे चिन हवा में रखना, उस पर शॉट्स किसी भी हैवीवेट के पड़ेंगे तो आप नॉकआउट होगे। बहुत ही ज्यादा खराब फाइट मुझे लगी पर्सनली, शमील गाजियव से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी। भाई मिक्तिबेक ओरलबाई ने यहाँ पर जैक हरमैनसन को नॉकआउट करा और ये यहाँ पर एक बहुत प्राइम एग्जांपल दिखता है इस फाइट से कि आप ज्यादा एक्सेसिव वेट कट करते हो तो क्या नुकसान होता है। मिक्तिबेक ओरलबाई ने नॉकआउट करा यहाँ पे जैक हरमैनसन को और एक ऐसे पंच से नॉकआउट करा, वो पंच पूरा कनेक्ट भी नहीं हुआ, वो एक ग्लाइड कर गया ईयर से, लेकिन स्टिल जैक हरमैनसन को यहाँ पर नॉकआउट
नॉकआउट कर गया, उनको अनकॉन्शियस कर गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर वेट कट कर रखा था, फ्लूइड्स ड्रेन्ड थे बॉडी से, और उसके बाद जब इतने ज्यादा डिहाइड्रेटेड होते हो तो छोटे बहुत शॉट्स भी बहुत ज्यादा हैवी फील होते हैं ब्रेन के अंदर, और वही हुआ। वो हाफ कनेक्टेड पंच भी यहाँ पर नॉकआउट कर गया जैक हरमैनसन को, साथ ही साथ उसकी एज भी हो चुकी थी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ओरल बाई की तरफ से। वोल्कन ओज़देमिर ने एलेंजो मॉलिफील्ड को नॉकआउट कर दिया, अपने आप में ही बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस। मैनीफील्ड ने पता नहीं क्या गेम प्लान रखा, बॉक्सिंग दिखाने के चक्कर में, हेड मूवमेंट दिखाने के चक्कर में केज के अगेंस्ट ट्रैप्ड होकर हेड मूवमेंट दिखा रहा था, जबकि वहां पे से उसके पास गैप था, वो एग्जिट कर सकता था वहां से, बट स्टिल उसने एग्जिट नहीं लिया और प्राइस पे करा। वोल्कन ओज़देमिर के पास हैवी हैंड्स है, लैंड हुए और नॉकआउट निकाल दिया उसने। फिर भाइयों अब बात करें अपने वेल्टरवेट डिवीजन में जो को मेन इवेंट हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग फाइट हुई यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन में। बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गैरी की फाइट थी। ऑब्वियसली इयन गैरी की जितनी तारीफ करी जाए इस फाइट में उतनी कम है। जिस तरीके से उसने डेब्यू करा था, स्ट्राइकिंग बेस्ड फाइटर था, लोग कह रहे थे बहुत आगे नहीं जा पाएगा, और आज के टाइम पे वेल्टरवेट डिवीजन में नंबर 1 कंटेंडर बन चुका है। कैन यू इमेजिन? शावकात के अगेंस्ट लास्ट ईयर इसका लॉस हुआ था, उसके बाद भी इसने कमबैक करा, सारी टॉप की फाइट्स ली है और वेल्टरवेट में आज के टाइम पे नंबर 1 कंटेंडर बन गया। बिलाल मोहम्मद की रेसलिंग को पूरी तरीके से इसने न्यूट्रलाइज करा। 12 से 15 अटेम्प्ट्स करे यहाँ पे बिलाल मोहम्मद ने टेक डाउन किया, और सारे के सारे टेक डाउन्स को यहाँ पे स्टफ करा। अच्छी टेक डाउन डिफेंस भी दिखाया, और मुझे ऐसा लगता है अगर बिलाल मोहम्मद टेक डाउन कर भी लेता तो ग्राउंड पे भी इयन गैरी के पास बहुत सारे वेपन्स थे। आप सबको नहीं पता तो इयन गैरी चार्ल्स ओलिवेरा के जिम में ब्राजील के अंदर ट्रेन करता है, तो उसकी ग्रैपलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। शावकात राखमनोव को उसने चोक में फंसा लिया था, तो आप समझ सकते हो कितना तगड़ा फाइटर है। भाइयों इयन गैरी ने फाइट के बाद कॉल आउट करा है इस्लाम महाचेव को, बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आउट था, बहुत अच्छा कॉल आउट करा है यहाँ पर। उसका ऐसा कहना है कि उसने सबको हरा दिया है, फॉर्मर चैंपियन को भी हरा दिया, अब वो नंबर 1 कंटेंडर है, और इस्लाम की ये ड्यूटी है कि वो अब नंबर 1 कंटेंडर अपने डिवीजन के फाइट करे, जो कि इयन गैरी है और किसी से भी नहीं। और इयन गैरी ने यहाँ पे फाइट करने की बात करी है इस्लाम महाचेव से। तो क्या भाइयों यहाँ पर इयन गैरी इस्लाम महाचेव को हरा सकता है? बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है। अब इस्लाम महाचेव के फैंस का ऐसा कहना है कि इयन गैरी को भी इजीली टेक डाउन कर लेगा इस्लाम महाचेव, ये फाइट सिमिलर जाएगी जेडीएम की तरफ से। तो भाइयों ऐसा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इयन गैरी को भी डोमिनेट कर दे इस्लाम महाचेव, बट ये फाइट डेफिनेटली होनी चाहिए। इयन गैरी को ही यहाँ पर मौका मिलना चाहिए नेक्स्ट टाइटल शॉट के लिए। अब मैं ये डेफिनेटली डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है कि इस्लाम महाचेव जेडीएम 2.0 बना दे इयन गैरी का, बट इयन गैरी के पास अपनी यहाँ पे स्किल्स है, उसके पास लॉन्ग लेग्स है, अच्छा खासा स्प्रॉल कर लेता है वो, और अगर टेक डाउन हो भी जाता है तो जैसा मैंने बताया चार्ल्स ओलिवेरा के जिम में जाता है वो, तो ग्राउंड पे भी उसके पास वेपन्स होंगे, वो अपने आप को साउंडली डिफेंड कर सकता है ऑब्वियसली। लेकिन इस्लाम इतना डोमिनेंट है, बट स्टिल उसकी फाइट यहाँ पर होनी चाहिए नंबर 1 कंटेंडर से, और नंबर 1 कंटेंडर इयन गैरी है इस टाइम पे। एक और चीज भाई हमेशा यहाँ पर बोली जाती है कि फाइट के अंदर आप किसी को भी पहले से काउंट आउट नहीं कर सकते हो, हर फाइटर डिफरेंट है, और हर फाइटर एट अ गिवन पॉइंट कभी भी फाइट को चेंज कर सकता है। तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग फाइट होगी मेरे हिसाब से। तो भाइयों अब बात करें अपने मेन इवेंट के अंदर, तो अरमान सारूकियन ने एक बहुत डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। डैन हुकर कहीं भी स्टैंड नहीं करता था, राउंड 2 के अंदर उसने सबमिशन निकाल दिया डैन हुकर का। स्ट्राइकिंग के अंदर भी वो डोमिनेट हो रहा था, अरमान ने बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग दिखाई है, और अपना जो नंबर 1 स्पॉट था वो सॉलिडिफाई कर दिया था। आप सबको पता है मैं बहुत क्रिटिकल रहा हूं अरमान सारूकियन की कि वो फाइट नहीं कर रहा, वो अपना नंबर 1 स्पॉट सॉलिडिफाई करना पड़ेगा। अब उसने यहाँ पे फाइट कर ली है, डैन हुकर को हरा दिया, अब उसका जो नंबर 1 स्पॉट है वो फिक्स हो चुका है। अब इलिया टुपुरिया की नेक्स्ट फाइट अरमान सारूकियन के साथ ही होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इलिया टुपुरिया भाग गया, उसने फेस ऑफ करने नहीं आया, तो बेसिकली इलिया टुपुरिया शायद अपने भाई की जब फाइट खत्म हुई प्रीलिम्स के अंदर, तो उसके बाद उसने यहाँ पर एरिना छोड़ दिया था, इसलिए यहाँ पर फेस ऑफ नहीं हो पाया इन दोनों का। बट भाई फेस ऑफ नहीं हुआ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेना व्हाइट यहाँ पे ट्राई करेगा कि इलिया टुपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन ही नेक्स्ट फाइट बने, क्योंकि इलिया टुपुरिया यहाँ पर इस टाइम पर चैंपियन है और नंबर 1 कंटेंडर अरमान सारूकियन बन चुका है, ऑलरेडी वही था, अब उसने अपने स्पॉट को सॉलिडिफाई कर दिया। तो भाइयों ये फाइट कब हो सकती है, तो इसकी एक बहुत अच्छी टाइमिंग दी है। अरमान सारूकियन ने बोला है कि वो जनवरी एंड के अंदर जो UFC 324 इवेंट होने वाला है उसके अंदर वो रेडी है इलिया टुपुरिया से फाइट करने के लिए, तो इस टाइम पर ये फाइट हो सकती है। और बहुत ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है कि इलिया टुपुरिया ही जनवरी 2026 का फर्स्ट इवेंट जो UFC का होने वाला है उसमें इलिया टुपुरिया की फाइट होगी। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें इलिया टुपुरिया वर्सेस अरमान सारूकियन की फाइट यहाँ पे हो सकती है। अब भाइयों अरमान सारूकियन की विक्ट्री के बाद बैक स्टेज में हमजा चिमाएव और इयन गैरी
के बीच में एक ऑल्टरकेशन हुआ। बेसिकली हमजा चिमाएव ने इयन गैरी को धक्का दे दिया, दोनों के बीच में ऑलमोस्ट एक ब्रॉल स्टार्ट होते होते रह गई। अब जो फुटेज यहाँ पे निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप सब देखोगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट ही चल रहा था। इयन गैरी यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, हमजा चिमाएव से कुछ बातें हुई, फिर ऐसा कहा जा रहा है कि इयन गैरी ने हमजा चिमाएव के कंधे पे हाथ रखते हुए एग्जिट लिया वहां से, और वो हमजा चिमाएव को ट्रिगर कर गया, उससे कहीं ना कहीं उनको गुस्सा आया, फिर वापस वो इयन गैरी को कुछ तो बोलने लगे, फिर इयन गैरी ने थोड़ा मुंह बनाया, उसके बाद हमजात ने उसको यहाँ पर धक्का ही दे दिया। यहाँ पर ऑब्वियसली फाइट कुछ हुई नहीं, यहाँ पे ब्रॉल स्टार्ट नहीं हुई, अरमान ने न्यूट्रलाइज करा दिया उस सारी चीजों को, बहुत सारी सिक्योरिटी भी थी वहां पे। अब इस बारे में ऑल्टरकेशन के बारे में बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमजात चिमाएव बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गैरी ने वो जो शोल्डर पकड़ा हमजात चिमाएव को वो डिसरिस्पेक्टफुल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो किसी के अगेंस्ट। अब इस बारे में आप सब मेरा ओपिनियन जानना चाहोगे तो मुझे लगता है कि काफी अननेसेसरी रिएक्शन था ये हमजात चिमाएव की तरफ से। इयन गैरी जो भी कर रहा था वहां पर भले फेक रिस्पेक्ट शो कर रहा था, बट रिस्पेक्ट शो कर रहा था, वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल ही था वहां पे, और वो शोल्डर मुझे नहीं लगता कि किसी बैड इंटेंट से उसने पकड़ा था। इनफैक्ट अगर बैड इंटेंट होता है या उसको मेजर अप कर रहा होता है, ये जो फाइटर्स में ऐसा बोला जाता है शोल्डर पे हाथ रखाना डिसरिस्पेक्ट होता है, तो वो अगर मेजर अप भी कर रहा होता तो उसकी तरफ फेस कर रहा होता हमजात को, वो एग्जिट लेते हुए मुड़ के वो निकल रहा था उधर से और उसने फिर यहाँ पर हाथ रख रखा था। अब उससे यहाँ पर हमजात चिमाएव ट्रिगर हो गया। आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। हमजा चिमाएव सच में एक चैंपियन है, उसको थोड़ा टेम्परामेंट मेंटेन करके रखना चाहिए। और इयन गैरी तो भाई मैंने जहां तक देखा है हमजा तो इन सारे फाइटर्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल ही रहा है, उनको क्रेडिट्स ही देता है, और उतनी ज्यादा फालतू की ट्रैश टॉकिंग तो नहीं करते देखा है मैंने इयन गैरी को। और इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि उसने ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट यहाँ पर इंस्टिगेट करा है। बट देन अगेन भाई हम सबको पता है ये सारे फाइटर्स होते हैं, कुछ फाइटर्स का टेम्परामेंट अच्छा होता है, कुछ फाइटर्स शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जैसे हमजा चिमाएव वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। इनफैक्ट वो तो छोटी छोटी चीजों में भी ऑल्टरकेशन में भी वो गुस्सा आ जाता है, और लैंग्वेज बैरियर भी है यहाँ पे, उतनी चीजें समझ नहीं पाता है चीजों को। यहाँ पर जब याकीन बकली ने भी यहाँ पे डैरेन टिल से कुछ मजाक करा था तो उसके बाद भी वो गुस्सा हो गया था। तो ये सारी चीजें चलते रहती है, बहुत बड़ा इशू यहाँ पे नहीं निकल के आया जैसे लोग कह रहे हैं। हमजा चिमाएव है भाई, वो एट द एंड ऑफ द डे उसका जिसके साथ मन करेगा उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, लिटरली मिडिल वेट चैंपियन है इस टाइम पे, तो उसको हम यहाँ पर एंगर मैनेजमेंट क्लासेस तो नहीं दे सकते हैं। इस बारे में जो भी अपडेट निकल के आती है मैं सारी चीजें आप सबको अपने चैनल पे बता दूंगा। बाकी आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।